हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 2 को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, इसमें सेट वाइज प्रश्न दिए गए हैं और एक सेट में 50 प्रश्न दिया गया है। देखिए, ये जो नया एडुटेरिया का बिहार स्पेशल का बुक है, यह बुक खास करके 69th बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 2 को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 को कवर करा दिया था। अगर आपने सेट नंबर 1 को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, एडुटेरिया का जो ये नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है, इसमें प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग 50 इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल के प्रश्नों को कवर करेंगे। यह बुक जो है एडुटेरिया बिहार स्पेशल 2023 वाला, यह खास करके 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, पूरा सेट लगाइए। 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न बिहार स्पेशल के दिए गए हैं और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। देखिए, बक्सर युद्ध कब हुआ था, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान रखेंगे, बक्सर का युद्ध जो है यह 1764 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो एक तरफ अंग्रेज थे जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब मीर कासिम था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय था मुगल बादशाह। इनमें जो ये संयुक्त सेनाएं लड़ रही थी, बंगाल के नवाब मीर कासिम का, अवध के नवाब शुजाउद्दौला का और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का, इनकी हार हो गई थी और अंग्रेज जीत गए थे। इतना आप याद रखेंगे। और देखिए, प्रश्न में पूछा गया है कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। तो देखिए, अंग्रेजों के दबाव में आकर के 12 अगस्त 1765 को, याद रखेंगे, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्रदान किया था। क्लियर है। उसके बाद कंपनी ने 2 नायब, यहाँ मैं लिख देता हूँ, उसके बाद कंपनी ने 2 नायब नियुक्त किए थे। बंगाल के लिए रजा खां को और बिहार के लिए सीताब राय को नियुक्त किया था। क्लियर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो यह प्रश्न जो है 1857 की क्रांति से संबंधित है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो यह विद्रोह किया था 25 जुलाई 1857 को। 25 जुलाई 1857 को। उसके बाद विद्रोही कहाँ बढ़े थे, तो विद्रोही जो बढ़े थे ये बढ़े थे आरा की तरफ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था। देखिए, ये जो नंगी हड़ताल का आयोजन किया गया था यह सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। कहाँ पर, तो छपरा जेल में इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर सारण दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि नंगी हड़ताल का आयोजन किस आंदोलन के दौरान किया गया था, तो सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और 69th बीपीएससी के लिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट, दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट, उसके बाद जो नया घटना चक्र आया हुआ है जिसमें कि 38वीं से लेकर के 68वीं बीपीएससी तक के प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, या चैनल पर चले जाइए और सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे। तो फ्रेंड्स, ये मोहम्मद यूनिस थे। कौन थे, मोहम्मद यूनिस थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे।
1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के, ये आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। ये भी आप याद रखेंगे, सचिव किसको बनाया गया था, तो जयप्रकाश नारायण को, और पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था, वह कौन था, तो वह बिहार बंधु था। बिहार बंधु राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सर्वहितैषी जो है यह पहली हिंदी दैनिक पत्र था, यह पहली हिंदी दैनिक पत्र था सर्वहितैषी। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, पटना में 3 जुलाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पटना में 3 जुलाई 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था। पीर अली खां के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ, परंतु पटना का कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दमन कर दिया था। प्रश्न पूछा जाएगा कि पटना में किसके नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो आपको याद रखना है पीर अली खां के नेतृत्व में। कब, तो 3 जुलाई 1857 को। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। भारत में इनका यह पहला सत्याग्रह था 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीनकठिया जो प्रथा थी इसके खिलाफ यह आंदोलन था और महात्मा गांधी जी को बिहार आने का न्योता निमंत्रण किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है ये बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर पटना में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता किया था आर.एन. माधोलकर ने। किसने किया था, आर.एन. माधोलकर ने किया था। और इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे और मौलाना मजहरूल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर इसका आर.एन. माधोलकर हो जाएगा। उसके बाद 1922 में गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सी.आर. दास यानी कि चित्तरंजन दास ने किया था। इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ पर हुआ था, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पटना में हुआ था। पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष हसन इमाम थे। और दूसरा अगर पूछेगा कि दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था 1909 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। अच्छा, प्रश्न अगर इस तरह से पूछा जाएगा कि जब बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया था उस समय सेन वंश का शासक कौन था, तो उस समय सेन वंश का शासक जो था ये लक्ष्मण सेन थे। कौन थे, लक्ष्मण सेन थे। और प्रश्न में पूछा गया कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था, तो ये थे इंद्रधुम्न पाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इल्तुतमिश ने किससे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। इल्तुतमिश ने किससे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम बिहार को शामिल करने वाला शासक इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश ने किससे पराजित करके बिहार पर अधिकार किया था, तो ये कौन था फ्रेंड्स, तो ये था हिसामुद्दीन एवाज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हिसामुद्दीन एवाज। क्लियर है। चलिए यह बिहार बंगाल का उप शासक था। और इसके बाद जो है, इसके बाद क्या हुआ था, यह जो है बिना लड़े ही इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर लिया था। कौन, हिसामुद्दीन एवाज। क्लियर है। और इसके बाद इज़मुल, यहाँ मैं लिखता हूँ, इसके बाद इजुल मुल्क अलाउद्दीन जानी, इजुल मुल्क अलाउद्दीन जानी, ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि इजुल मुल्क अलाउद्दीन जानी को जो है बिहार का सूबेदार बनाया गया, बिहार का सूबेदार बनाया गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था, तो ये था दाऊद खां कर्रानी। तो यहाँ पर देखिए दाऊद खां दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था। आईने अकबरी के अनुसार बिहार जो है यह कितने सूबा या सरकार में विभक्त था, तो यह 7 सरकारों में विभक्त था। 7 राइट आंसर इसका हो जाएगा। कौन कौन, बिहार, मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, हाजीपुर, सारण और चंपारण में विभक्त था। और प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे 199 परगनों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है यह 6 फरवरी 1921 को हुआ था। 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति मजहरुल हक को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न कि बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है। तो देखिए यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में, और यजुर्वेद का एक ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद का एक ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, कौन, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में ही आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं। 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी जो है यह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो थे ये बिहार में हैं। कौन कौन से महाजनपद, तो मगध महाजनपद, वज्जी महाजनपद और अंग महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है यह हरेंक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, इसी के शासन के समय जो है शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, तो फ्रेंड्स यह क्या कहलाता था, पन कहलाता था मुद्रा मौर्य काल के समय में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ। यह आक्रमण जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कर लेंगे, यहाँ से है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय शासक ने करवाई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह किस पाल शासक ने करवाया था, तो यह धर्मपाल था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। ठीक है, चलिए बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था, तो अभी मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम बिहार को शामिल करने वाला शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में 1198 ईस्वी में हुआ था और बख्तियार खिलजी ने नालंदा और उदंतपुरी विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था, तो यह शेर शाह था। कौन था, शेर शाह था। चलिए उसके बाद देखिए बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया। बिहार छात्र परिषद का गठन जो है 1906 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन कौन सा है, तो चावल है, गेहूं है और मक्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए घोघा झील जो है ये बिहार के किस जिला में स्थित है। घोघा झील जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स घोघा झील जो है ये कटिहार में है। कांवर झील कहाँ पर है, कांवर झील बेगूसराय में है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है।
बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। नाम से ही आपको पता चल रहा है, कर्मनाशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये आपको जबान पे याद रखना है। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्यन चट्टान जो है यह कैमूर और रोहतास में पाई जाती है, दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टान, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है ये पाई जाती है दक्षिण पूर्व में। ठीक है, इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए 31 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है, तो यह मिट्टी कौन सी है फ्रेंड्स। तो यह मिट्टी जो है, यह मिट्टी कौन सी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। बिहार में लौटता मानसून कब प्रारंभ होता है, तो फ्रेंड्स यह अक्टूबर के मध्य में प्रारंभ होता है बिहार में लौटता मानसून। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है। नारायणी और सदानीरा के नाम से जाना जाता है गंडक नदी को। गंडक नदी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। बिहार की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो फ्रेंड्स ये धान है, यानी कि चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह बिहार के पश्चिम चंपारण में पड़ता है। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। पश्चिम चंपारण में ही वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा सरियामन है, एक सरियामन झील है या सरियामन पक्षी विहार कहिए, ये भी पश्चिम चंपारण में ही है सरियामन, इसे भी आप याद रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था, तो ये 1991 में 1991 में जो है इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी अगर पूछेगा तो भी याद रखेंगे पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद देखिए दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। दलदली मिट्टी की बहुलता, ठीक है, पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी, आपको पता है कि नेपाल से सटे जो जिले हैं वहाँ पर पाया जाता है। तो किशनगंज, अररिया और सुपौल उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया। त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है यह किस वर्ष किया गया, तो ये किया गया था 1904 ईस्वी में, और यह पश्चिम चंपारण में त्रिवेणी नामक स्थान पर गंडक नदी से निकाली गई है। ठीक है, गंडक नदी से 1904 में। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। सर्वाधिक चूना पत्थर जो है यह कहाँ पाया जाता है, तो रोहतास में। उसके बाद देखिए 40 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है। एक शिशु लिंगानुपात है और एक इस तरह से सिर्फ लिंगानुपात पूछा जाएगा। अगर लिंगानुपात पूछा जाएगा तो लिंगानुपात 918 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 918 दिया गया, और प्रश्न में शिशु लिंगानुपात पूछा गया है तो शिशु लिंगानुपात जो है ये 935 है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बिहार की औसत वर्षा है, बिहार की औसत वर्षा जो है ये लगभग जो है 120 सेंटीमीटर के आसपास में है। मेरे हिसाब से तो 120 सेंटीमीटर के आसपास में होना चाहिए, लेकिन इसमें 112 सेंटीमीटर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है। टोटल अनुमंडल कितने हैं, टोटल अनुमंडल जो है 101 हैं। टोटल प्रमंडल कितने हैं, तो प्रमंडल 9 हैं। टोटल जिला कितना है, तो टोटल जिला 38 है, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे। अब देखिए 43 नंबर है हमारा, यहाँ से पढ़ेंगे कि बिहार की कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है। बिहार मतलब राज्य की कार्यपालिका की, तो राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है ये मुख्यमंत्री में निहित होती है, वास्तविक शक्ति। ठीक है, और कार्यपालिका का प्रधान वैसे राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होती है यह मुख्यमंत्री में होती है। उसके बाद देखिए जहानाबाद से अलग करके 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था।
अरवल जहानाबाद से अलग करके बिहार का 38वां जिला बना था। प्रश्न बनेगा कि बिहार का 38वां जिला कौन सा है, तो अरवल है, और यह 2001 में बना था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 243 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ही याद रखेंगे। चलिए, किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति का जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 165 है। 165 के अनुच्छेद के अंतर्गत जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। सेट 1 में मैंने आपको बताया हुआ था, जो लोग ध्यान से देखे होंगे उनको इसका आंसर पता भी होगा। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन बिहार में कब लगा था, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स 1968 में लगा था। ठीक है, और उस समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे और मुख्यमंत्री अगर पूछा जाएगा तो भोला पासवान शास्त्री थे। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। चलिए, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो ये गौरैया है। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है, और 50 प्रश्नों में से आपने कितना स्कोर किया है, कितना सही आंसर दिया है, ये भी आप बताइएगा। चलिए, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति का अधिकार है, तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति का अधिकार है महाधिवक्ता को। अभी मैंने बताया था अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को। तो ऊपर में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।